तो यार जो न्यू आया है मेरे इस चैनल पे तो उससे रिक्वेस्ट है यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल के आइकन पर क्लिक कर लो ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडियन एजुकेशन पावर में। आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न करेंगे। इस प्रश्न में लिखा गया है कि जो पहले प्रश्न के जो ये 3 प्रश्न दिए गए हैं इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर HCF ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न का पहला ये पहला हम लोग करेंगे। तो ये जो पहला हम लोग करने वाले हैं इसका यूक्लिड विभाजन से HCF निकालेंगे कैसे। तो निकालने के लिए सबसे पहले यह देखना होगा कि कौन सी बड़ी संख्या है और कौन सी छोटी संख्या। तो यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं 225 जो है बड़ी संख्या है और 135 छोटी संख्या है। इसके बाद हम लिखेंगे कि 225 और 135 का यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने पर आप चाहें तो ये पूरा लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यहाँ पर पूरा लिख सकते हैं। अब इसका यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हैं। तो प्रयोग करने के लिए हमें क्या करना होगा कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना होगा। तो भाग करते हैं छोटी संख्या से बड़ी संख्या में, ऐसे भाग कर लेंगे। तो ये भाग जाएगा जो है एक बार भाग चला जाएगा और यहाँ पर एक बार हम भाग कर देते हैं और इसे घटा लेते हैं। तो जब घटाएंगे तो ये आएगा, इसका शेष जो होगा वो होगा 90। अब इसी को हमें यहाँ पर नोट कर लेना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाएगा। तो कैसे नोट करते हैं, सबसे पहले भाज्य को लिखेंगे। भाज्य है 225 और भाज्य बराबर होता है भाजक है 135। तो लिखेंगे 135 गुणे यहाँ पर जो है भागफल 1 और इसमें जब जोड़ देंगे शेष को तो ये कहलाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है 90 जो है 0 के बराबर नहीं है। तो जब 0 जो है 90 के बराबर यानी कि 90 जो है 0 के बराबर नहीं है तो हमें क्या करना होगा कि एक बार फिर से 90 और 135 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम करना होगा। तो इसलिए लिखेंगे 135 तथा 90 का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी लिख सकते हैं। प्रमेयिका का प्रयोग करने पर यह हो जाएगा प्रयोग करने पर। अब इसका हम लोग करते हैं यूक्लिड विभाजन। तो इसमें भी हमें क्या करना होगा, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करना होगा। तो 90 से 135 में भाग कर देते हैं। ये भी एक बार जाएगा ऐसे और शेष आ जाएगा 45, ऐसे शेष आ गया। अब इसे हम यूक्लिड विभाजन पर रख लेंगे। जैसे में हम जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है यानी कि 135 भाज्य बराबर 135 बराबर भाजक क्या है इसमें 90। तो 90 लिखेंगे गुणे भागफल 1 है और शेषफल जोड़ते हैं। तो शेषफल क्या है 45। तो यहाँ पर लिखेंगे 45। फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि 45 जो है यहाँ पर जो है शेष जो है 0 नहीं आया है। तो लिखेंगे क्योंकि 45 जो है 0 के बराबर नहीं है, इसलिए अब फिर से यूक्लिड विभाजन करना होगा।
किसका किसका करना होगा, तो 90 और 45 का। तो लिखेंगे 90 तथा 45 का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका करने पर, प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, प्रमेयिका का प्रयोग करने पर यह हो गया। अब हमें छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करना है, यानी कि 45 से 90 में भाग कर देना है। तो चलिए भाग करते हैं, 45 से 90 में भाग करते हैं। तो यहाँ पर मैं 45 से 90 में ऐसे भाग कर लेता हूँ। तो 45 दूनी की हो जाएगा 90, यहाँ पर पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा, शेष 0 आ जाएगा। तो इसे अगर मैं भाज्य को यानी कि 90 भाज्य बराबर रखूं, भाजक यानी कि 45 गुणे भागफल 2 और प्लस शेष कितना है, 0 है। चूंकि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ शेष जो है 0 है, r जो है किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो लिखेंगे अंतिम चरण में भाजक किया था, लिखेंगे अंतिम चरण, जो अंतिम जो चरण किए हैं हम लोग हल किए हैं, अंतिम चरण में जो है भाजक कितना है, भाजक बराबर 45 है, इसलिए हो जाएगा अतः 225, ये प्रश्न था, इसी का हम लोग HCF निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा अतः 225 तथा 135 का HCF बराबर हो जाएगा, HCF बराबर 45 हो जाएगा। ये है यूक्लिड विभाजन द्वारा पहले प्रश्न का पहला क्वेश्चन। तो अब हम इसके दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। अब हम यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 38,220 तथा 196 का यूक्लिड विभाजन, यहाँ यूक्लिड होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर तो इसका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हमें भाग करना होगा छोटी संख्या से। तो छोटी संख्या 196 से भाग करते हैं 38,220 में, देखते हैं कितना आता है। तो सबसे पहले एक बार यह जाएगा, तो यह हो जाएगा 196, इसे घटा लेते हैं, तो यह हो जाएगा 6, 8, 1, और ऊपर से एक 2 को उतार लेंगे एक हासिल के तौर पे। अब ये जो है 196 का हम भाग करेंगे इसमें, तो ये जाएगा 9 बार में, तो ये आएगा 1764। अब हम लोग यहाँ पर भी इसे घटा लेते हैं, यहाँ पर भी घटा लेंगे, यहाँ पर घटाएंगे तो ये आ जाएगा 8, 9, और ये जो 2 संख्याएं हैं ये साथ साथ कट जाएगा, 1 से 1 भी कट जाएगा, तो यहाँ कुछ नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पर 0 1 बचा हुआ है, तो इसे भी उतार लेते हैं शेष के तौर पर। अब हमें 196 में देखना है कि कितने बार ले जाया जाए, 980 से बराबर हो या 980 के से नीचे हो। तो ये जाएगा 5 बार में, तो ये 5 बार में ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा 980, और ये जो इसे घटा दूं तो इसका शेष आ जाएगा 0।
तो हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसी सूत्र पर रखने पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका चलती है। तो देखते हैं भाज्य, ये बीच वाला जो है जिसमें भाग दिए थे वो भाज्य है, लिखेंगे 38,220 बराबर भाजक जो है 196 और गुणे भागफल क्या था, भागफल जो है वह है 195 हो जाएगा। और शेष कितना है, शेष जो है 0। तो यहाँ पर देख सकते हैं चूंकि r बराबर दिया गया है 0 आ गया है हल करने पर, इसलिए जब r बराबर 0 आ जाता है तो ये जो भाजक होगा वहीं HCF होगा। तो लिखेंगे अतः 38,220 तथा 196 का HCF बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो वह हो जाएगा 196। तो ये जो है दूसरा प्रश्न लग चुका है। अब हम तीसरा प्रश्न को देखेंगे। तीसरे को हल करते हैं। तीसरे प्रश्न को लिखा गया है 867 और 255, यानी कि इस दोनों का हमें HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। तो चलिए इसे हल करते हैं। और हल करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कौन सी बड़ी संख्या है और कौन सी छोटी संख्या। तो लिखेंगे 867 बड़ी है और 255 क्या है, छोटी है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 867 तथा 255 का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका करने पर। तो कैसे करेंगे, हम लोग पहले ही 2 क्वेश्चन देख चुके हैं, 2 प्रश्न। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग कर देंगे। पहले 255 से हम लोग भाग करेंगे 867 में। तो भाग करेंगे, ये जाएगा 3 बार में 765 हो जाएगा और हम इसे घटा लेते हैं। तो घटाने पर यह आ जाएगा 102, ये आ गया। तो हमें अब क्या करना है कि इसे यहाँ नोट करना है। पहले भाज्य को लिखना है, भाज्य 867 बराबर भाजक 255 गुणे भाजक जो भागफल है 3 और शेष कितना आया था 102। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है 102 जो है 0 के बराबर नहीं है, इसलिए अब किसका हमें फिर से हल करना होगा, किसका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा हल करना होगा। तो वह है 255 और 102। तो लिखेंगे 255 तथा 102 का यूक्लिड, ऐसे मैं लिख देता हूँ, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका करने पर। आप इसे पूरा लिख लीजिएगा जैसे ये लिखा गया है। तो प्रमेयिका करने के लिए हमें भाग करना होगा, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करना होगा। तो यहाँ भाग कर देता हूँ 102 से भाग कर देता हूँ 255 में। तो ये जो जाएगा 2 बार में हो जाएगा 204 और घटा लेते हैं
यह हो जाएगा 51। अब इसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। पहले लिखेंगे भाज्य जो कि 255 है, भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक 102 गुणे भागफल, भागफल क्या है 2 है, और प्लस कर लेंगे शेषफल, शेषफल जो है 51 है। यहाँ पर भी देख सकते हैं जो यहाँ शेषफल जो है 51 वह 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हमें फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा इसे हल करना होगा। 102 और 51 को तो लिखेंगे 102 तथा 51 का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका करने पर, यहाँ पर करने पर हो जाएगा। चलिए अब भाग करते हैं छोटी संख्या से बड़ी संख्या में, यानी कि 51 में हम लोग भाग करेंगे, 51 से भाग करेंगे 102 में, तो ये जाएगा 2 बार में 102 आ जाएगा और ये पूरी तरह से कटकर 0 आ जाएगा। तो इसे हम नोट करेंगे तो होगा 102 बराबर 51 गुणे 2 प्लस 0। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ चूंकि r बराबर क्या है 0 आ चुका है यहाँ पर, तो लिखेंगे अतः प्रश्न यही है 867 और 225 का निकलना था, तो लिखेंगे 867 तथा 255, सॉरी ये 255 था, 255 का HCF क्या निकलना था HCF, HCF हो जाएगा जो ये भाजक था वही HCF कहलाएगा, तो ये था इसका HCF हो जाएगा 51। अब हम दूसरा प्रश्न करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो हम लोग सबसे पहले इसे हल करने के लिए लिखेंगे माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, a एक धनात्मक पूर्णांक है, ऐसे लिख लेंगे। पहले a को 6 से विभाजित करने पर विभाजित हो गए, यहाँ विभाजित करने पर भागफल q तथा भागफल q तथा शेष फल r प्राप्त होता है, r प्राप्त होता है, मैं इसलिए इसे लिखा हूं क्योंकि यह भी यूक्लिड विभाजन की तरह ही लगेगा। और जब हम किसी संख्या में, अगर a कोई संख्या है धनात्मक पूर्णांक है, अगर उसमें मैं 6 से विभाजित करता हूं यानी कि भाग देता हूं, तो कोई कुछ ना तो कुछ भागफल आएगा यानी कि उत्तर आएगा, तो उसे मैं q मान लिया हूं और शेष को r मान लिया हूं। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम के प्रयोग से, प्रयोग करने पर या प्रयोग से हो जाएगा। तो यदि मैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करूं तो होता है भाज्य बराबर, यानी कि भाज्य क्या है, हम लोग a में भाग दे रहे थे
यहाँ माना गया है कि a को 6 से विभाजित करने पर, यानी कि a को किसी विभाजित कर रहे हैं 6 से, और भागफल आ रहा है r, और यहाँ कुछ शेष आ रहा है वह है r। यहाँ q जो है भागफल है। तो हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ हम लोग लिखेंगे भाज्य, भाज्य यानी कि a बराबर क्या लिखेंगे, भाजक 6 और q का गुणा, क्योंकि वो भागफल है, प्लस r। ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब हम लोग इसमें जहाँ जो r है, यह r, जहाँ r जो है एक मानक रूप है, यानी कि माना गया है। r को कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि यह एक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। और धनात्मक पूर्णांक को हम लोग 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे मान सकते हैं। यदि मैं r के स्थान पर 0 मान लूं तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस r। r के यहाँ पर क्या मानना है हमें 0, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। और इसे मैं हल कर दूं तो ये हो जाएगा, ये प्रदर्शित करेगा, किसे प्रदर्शित करेगा, a बराबर 6q को, क्योंकि 0 मतलब कुछ नहीं होता है, शून्य होता है। इसी प्रकार यदि मैं r बराबर 1 रख दूं, इसमें r बराबर 1 रख दूं तो इसमें 1 रख रहा हूं r की जगह पर, तो हो जाएगा 6q प्लस 1। और यदि r की जगह पर मैं 2 रख दूं तो क्या होगा, वो हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 2। और इसी तरह हम यहाँ 5 तक रखेंगे, क्योंकि प्रश्न में 6q प्लस 5 तक दिया गया है, तो हम लोग 5 तक कम से कम रखेंगे, तो 3 हो गया है। अब रखते हूँ, यदि r बराबर 3 तो क्या होगा, तो हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 3। और यदि r बराबर 4 रख दूं तो यह जो समीकरण है वह हो जाएगा 6q प्लस 4। और अंतिम जो है, यदि r बराबर मैं 5 रख दूं तो हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 5। यहाँ पर हमें 5 समीकरण प्राप्त हो चुके हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, यानी कि 6 समीकरण प्राप्त हो चुके हैं। अब हमें यह ध्यान देना है कि इसमें सम संख्या कौन है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है 0 है, इसके प्लस में कुछ नहीं है तो 0 है, ये भी सम संख्या आएगा, क्योंकि 2 से वो विभाजित हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ जो है इसके अंत में भी सम संख्या है और इसके अंत में भी सम संख्या है, तो हम लिखेंगे, चूंकि इसको लिखेंगे, चूंकि इन तीनों को नोट करेंगे, क्योंकि ये सम संख्या वाली है, ये वाला और ये वाला तीनों लिखेंगे। चूंकि a बराबर 6q, a बराबर 6q प्लस 2 तथा a बराबर 6q प्लस 4 से a का मान 1 सम संख्या प्राप्त होता है। क्या होता है, सम संख्या प्राप्त होता है, सम संख्या प्राप्त होता है। लेकिन a एक विषम संख्या है, लेकिन प्रश्न में कह रहा था
जैसा कि आप देख भी सकते हैं, प्रश्न में कह रहा था कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या, और यहाँ पर जो है सम पूर्णांक संख्या आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे लेकिन क्या होगा, लेकिन ए एक विषम पूर्णांक संख्या है। चूंकि लगाएंगे क्योंकि ए के संभव मान निम्न हो सकते हैं। ये वाले तीनों जो हैं यही विषम संख्या है। देख सकते हैं कि इसके अंत में विषम संख्या है, 1, 3, 5 ये विषम संख्या है। तो लिखेंगे इसलिए का सिंबल लगा के, इसलिए ए के संभवतः मान निम्न है। कौन कौन से निम्न है? तो यही जो है, कौन कौन से हैं? ये वाला जो हम 1, 3 और 5 रखे हैं, यही जो है विषम पूर्णांक संख्या होंगे। तो लिखेंगे इसको हम लोग a बराबर 6q + 1, 6q + 1 आगे हो जाएगा यह a बराबर 6q + 3 और a बराबर 6q + 5। तो ये सिद्ध हो चुका है कि ये तीनों जो हैं क्या हैं, एक विषम पूर्णांक संख्या है। तो यही हमें सिद्ध करना था। दूसरे प्रश्न में, यह दूसरा प्रश्न था, यही हमें सिद्ध करना था, यह तीनों जो हैं एक विषम पूर्णांक संख्या है। अब हम तीसरा प्रश्न को हल करेंगे। तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। इसमें लिखा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों मार्च करने का मतलब चलना है बैंड बजाते हुए। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो जैसे कि इंडियन परेड में देखे होंगे, जब गणतंत्र दिवस पर जब परेड होता है तो वहाँ पर सैनिक जो है चलते हैं और उनके पीछे बैंड बजाते हुए कुछ सिपाही मार्च करते हैं। तो उन्हें बताना है, हमें बताना है, हमें इसे हल करते हुए बताना है कि कितने सैनिक, कितने स्तंभ होंगे, अधिकतम स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है। इसमें भी यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे। पहले देख लेते हैं दोनों में से, ये भी सदस्यों की संख्या है और ये भी सदस्यों की संख्या है। देखते हैं दोनों में से कौन सी संख्या छोटी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 32 जो है छोटी संख्या है और 6 से 16 बड़ी संख्या है। तो लिखेंगे 6 से 16 बड़ी है 32 से। अब इसका हम लोग यूक्लिड विभाजन करेंगे। लिखेंगे 6 से 16 तथा 32 का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का करने पर यह हो जाएगा, करने पर। तो अब इसका हम लोग पहले ही प्रश्न देख चुके हैं कि पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का करने के लिए छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना पड़ता है। यहाँ पर हम भाग दे लेते हैं 32 से
6 से 16 में ऐसे, और भाग करेंगे तो ये होगा, एक बार पहले जाएगा 32 से कम 32, और इसे घटा लेता हूँ तो ये हो जाएगा, ऊपर एक संख्या उतार लिया हूँ क्योंकि वो शेष है, तो ये है 296, और इसे मैं 9 बार ले जाता हूँ तो हो जाएगा 288, और मैं इसे घटा लूँ तो इतना आ जाएगा। और ये जो दो संख्याएं होंगी, 8 से यहाँ हासिल जाएगा तो यहाँ 8 बचेगा, 8 से 8 कट के 0 आएगा, और 2 से 2 कट के 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर शेष बच चुका है 8। इसे यूक्लिड विभाजन से करते हैं तो ये लिखेंगे 616 बराबर 32 गुणे 19 प्लस शेष जो है 8। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 8 जो है 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हमें दोबारा से यूक्लिड विभाजन करना होगा 8 और 32 का। तो लिखेंगे 32 तथा 8 का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका करने पर, प्रमेयिका करने पर ऐसे इसको प्रमेयिका कर लेते हैं। यहाँ 8 होगा, तो 32 और 8 का यूक्लिड विभाजन करना है, तो हमें भी इसमें क्या करना होगा, इसमें भी छोटी संख्या यानी कि 8 से भाग करना होगा बड़ी संख्या में। तो ये 4 बार अगर 8 चौकी जो 32 होता है, 8 चौकी 32, ये पूरी तरह से कट के शेष आ जाएगा 0। तो यहाँ पर लिखेंगे 32 बराबर 8 गुणे 4 और प्लस शेष जो है 0। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर r बराबर 0 है, इसलिए 616 और 32 का 616 और 32 का HCF जो होगा कितना होगा, ये जो भाजक होता है वही HCF होता है, तो यहाँ पर 8 है तो ये होगा 8। 616 और 32 का HCF 8 होगा, तो लिखेंगे, यहाँ पूछ रहा है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, तो लिखेंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर हो जाएगा 8। अब हम चौथा प्रश्न करेंगे। इसमें लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m + 3m + 1 के रूप का होता है। यह संकेत भी दिया है, मतलब इसी संकेत से के माध्यम से हमें हल करना है। चलिए संकेत का प्रयोग करते हैं, लिखते हैं, चौथा प्रश्न हल करते हैं। सबसे पहले प्रश्न 4 है, वैसे हल करते हैं। तो संकेत को मानते हुए हल करेंगे। माना x एक धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक है। यहाँ पर दिया है, संकेत में दिया है, देख सकते हैं, जो 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में है, 2 के रूप में है। अब हम देख सकते हैं, अब मैं इस पहले को लूंगा 3q को। यदि मैं मान लूं कि यह जो x है धनात्मक पूर्णांक है जो इस रूप में है, तो यदि x बराबर मैं 3q मानता हूं
तो दोनों पक्षों का यदि मैं वर्ग कर लूं तो एक्स स्क्वायर और इस साइड का वर्ग करूंगा तो 3 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मैं हल कर लेता हूं थोड़ा। इसका वर्ग करूंगा तो हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर। अब हमें 3 इंटू के रूप में तोड़ना है, क्योंकि यहाँ प्रश्न में 3 इंटू के रूप में दिया गया है। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर, और इसे आगे बढ़ाते हुए हम लिखेंगे 3 यम। इसको जहां लिख देंगे कोष्टक में, जहां यम बराबर हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर। ये था, इस पहले को हम लोग माने थे कि यह एक्स के बराबर है। अब हम दूसरे को मानेंगे। ये पहला समीकरण हम लोग मान लेंगे। अब हम दूसरे को मानते हैं 3 क्यू प्लस 1 को। तो लिखेंगे यदि x बराबर 3 क्यू प्लस 1 हो तो अब क्या होगा, तो दोनों पक्षों को वर्ग करके देखते हैं। तो इसका तो एक्स स्क्वायर होगा और इसका हो जाएगा 3 क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर एक सूत्र लागू हो जाएगा, जो है कौन सा सूत्र, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही सूत्र यहाँ लागू हो जाएगा क्योंकि इसी के रूप का है या। तो इसका विस्तार कर लेते हैं। तो ए क्यू यानी कि इसका क्यू कर देंगे, सॉरी इसका हम लोग 3 क्यू का हम लोग वर्ग कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि इसमें स्क्वायर दिया गया है सूत्र में। इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर प्लस लिखा है 2ab, तो 2ab इन तीनों का हम लोग क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। 2a और b प्लस लिखा है सूत्र में b स्क्वायर, तो यहाँ पर b की जगह पर 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर प्लस गुणा कर लेता हूँ 6 क्यू प्लस 1। अब हमें क्या करना है, इसे भी 3 इंटू के रूप में लिखना है। तो लिखते हैं, इन दोनों पदों में से 3 कॉमन ले लेते हैं। तो 3 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस 1, तो अभी बाकी रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 3 यम प्लस 1, जहां m बराबर जो हो जाएगा, क्या लिखे हैं जरा देख सकते हैं, m बराबर, m की जगह पर हम लोग इतना लिखे हैं। तो लिखेंगे जहां m बराबर 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू। तो ये हो गया दूसरा समीकरण ज्ञात। अब हमें तीसरा समीकरण को जांच करना है, चेक करना है इसको। तो चलिए करते हैं। तो लिखेंगे यदि x बराबर, इसे लिखेंगे 3 क्यू प्लस 2 और दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 क्यू प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब हम इसका स्क्वायर करते हैं, इसी सूत्र पर हो जाएगा इसका स्क्वायर, इसी सूत्र पर, क्योंकि इसमें भी प्लस है और होल स्क्वायर है। तो इस पे विस्तार करते हैं। लिखा है ए स्क्वायर, तो इस पे ए स्क्वायर हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 एक जगह पर लिखा है 3 क्यू और प्लस बी की जगह पर 2 प्लस लिखा है बी स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे बी स्क्वायर क्या है, 2 है, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 4। अब इसको हम लोग थोड़ा और इसको हल कर लेते हैं। यह हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर प्लस, यहाँ गुणा रहेगा क्योंकि 2ab होता है, तो हो जाएगा 2 3 6 और 6 दूने के 12 क्यू प्लस 4 बाकी रह जाएगा। अब इसे भी हमें 3 इंटू के रूप में लिखना है। किसके? 3 इंटू के रूप में लिखना है। तो लिखते हैं
इसको 3 इंटू के रूप में लिखने के लिए इसे तोड़ देते हैं। 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर में लिख सकता हूं, यहाँ पर गुणा है, और इसे मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 4 क्यू, और इसे मैं लिख सकता हूं 3 + 1। अब मैं क्या करूंगा कि इन 3 पदों में से 3 कॉमन ले लूंगा, यानी कि मौसा ले लूंगा। तो 3 मैं कॉमन ले लेता हूं, तो हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1। अभी ये जो 1 है यह बाकी है, इसे मैं नोट कर लेता हूं, और आगे मैं इसे लिखूंगा एक्स स्क्वायर बराबर 3m + 1, जहां यम जो है, यम क्या है, यम बराबर लिखा है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। ये था तीसरा है। अब हम इन तीनों की तुलना करते हैं, तीनों समीकरण की तुलना करते हैं। तो तीनों समीकरण की तुलना करने पर हमें यह ज्ञात होता है कि जो है हर जो संख्या है, x जो संख्या है, x जो पूर्णांक है, वह या तो 3q या 3q प्लस, सॉरी, ये यहाँ पर देख सकते हैं, प्रश्न में देख सकते हैं, प्रश्न में लिखा गया है कि जो संख्या जो है, चौथा प्रश्न देखते हैं, संख्या जो है 3m या 3m + 1 के रूप में है। तो यहाँ पर हम ज्ञात कर चुके हैं कि ये जो 3 समीकरण है, पहला, दूसरा और तीसरा, यह तीनों 3m या 3m + 1 के रूप में है। तो नीचे लिख देंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, देख सकते हैं हम यहाँ वर्ग किए हैं, का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए, पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है, रूप में होता है। तो ये था चौथा प्रश्न जो कि लग चुका है। अब हम इस प्रश्नावली का अंतिम 5वां प्रश्न देखेंगे और इसे हल करेंगे। यह 5वां जो प्रश्न है, यह भी बिल्कुल चौथे प्रश्न की तरह है। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले चौथे प्रश्न की तरह भी इसमें लिखेंगे, माना x एक धनात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है जो किस रूप में है, 3q + 1 या 3q + 2 के रूप में है, 2 के रूप में है। अब हम x एक धनात्मक पूर्णांक है जो इन तीनों के रूप में है, तो हम मान सकते हैं कि यदि x बराबर अगर 3q हो, 3q, तो दोनों पक्षों का हम लोग q करते हैं,
घन करते हैं, दोनों पक्षों का घन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न लिखा गया है घन, धनात्मक पूर्णांक का घन इन तीनों के रूप का होता है। तो हम दोनों पक्षों का घन करेंगे, तो घन करेंगे या दोनों पक्षों का ऐसे घन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 27 क्यू का घन। और इसको मैं अगर तोड़कर खंडित करूं तो ये हो जाएगा 9 3 क्यू पर 3 घात। और इसे मैं थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूं, इसे मैं यम लिख देता हूं, जहां पर क्या हो जाएगा 3 क्यू पे घन जो है यम के बराबर है, यम के बराबर है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके स्थान पर यम रखा गया है, और ये पहला जो है हो जाएगा समीकरण। इसी प्रकार यदि इस दूसरे को हल किया जाए, यदि x बराबर इस दूसरे को 3q + 1 मान के हल किया जाए, तो दोनों पक्षों का हम लोग घन करते हैं, तो दोनों पक्षों का घन करेंगे ऐसे 3q + 1 का घन। तो यहाँ पर देख सकते हैं यह जो है एक सूत्र पे जाएगा। सूत्र जो है क्या है, a + b का होल क्यू बराबर होता है AQ + BQ + 3AB 3A² B + 3AB²। ठीक है, इसी सूत्र का प्रयोग करते हैं हम यहाँ पर इसे हल करेंगे, तो ये हो जाएगा 27 क्यू का घन प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू + 1। और इसे मैं खंडित कर देता हूँ, 9 कॉमन ले लूंगा इन सब में से, तो 9 कॉमन ले लूंगा तो हो जाएगा 3 क्यू का घन प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू। इन तीनों पदों में से मैं 9 कॉमन ले चुका हूं यहाँ पर, और प्लस 1 जो है बच जाएगा। तो ये जो हो जाएगा, इसे मैं छोटा रूप में लिखता हूं, तो 3m + 1 हो जाएगा, जहां जो है 3q घन प्लस 3q स्क्वायर प्लस q जो है m के बराबर है। ये जो है दूसरा समीकरण हो गया। इसी प्रकार यदि हम लोग तीसरे पद को ऐसे ही x से बराबर करके हल करते हैं, 3q + 2 को दोनों पक्षों का घन कर देते हैं, तो दोनों पक्षों का घन करेंगे तो ये हो जाएगा 3q + 2 का होल क्यू होगा। तो यहाँ जो होल क्यू है यह भी इसका विस्तार होगा, तो इसी सूत्र पर चलेगा, तो इसका विस्तार कर लेते हैं। x³ बराबर हो जाएगा 27 क्यू पे 3 घात प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। अब जो है मैं इन 3 पदों में से 9 कॉमन ले लूंगा, 9 कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बचेगा कोष्टक में इन 3 पदों का, वो हो जाएगा 3 क्यू पे 3 घात प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 8 बाकी रह जाएगा। अब मैं क्या करूंगा कि इसे छोटा रूप में लिख लेता हूं। छोटा रूप में कैसे, तो 9m + 8, जहां पर क्या हो जाएगा, जहां 3q पे 3 घात प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू जो होगा 8 के बराबर होगा। यहाँ पर ये तीसरा समीकरण हमें प्राप्त हुआ।
इन तीनों समीकरण की अगर तुलना की जाए तो हमें प्राप्त होता है कि यह x का जो मान है वह m के x का जो घन करने पर इसमें प्रश्न में भी लिखा गया है कि धनात्मक पूर्णांक का घन इस रूप में यानी कि m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोई हम पूर्णांक माने हैं और इसका घन किए हैं तो यहाँ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में है। तो लिखेंगे अतः धनात्मक पूर्णांक x का घन करने पर जो घन है वो 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 यानी कि 8 के रूप में होता है, के रूप में होता है। यहाँ पर देख सकते हैं x का घन करने पर क्या है, पहला समीकरण 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो ये जो था 5वां प्रश्न था जो कि लग चुका है।